तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल अपन ने देखा अभी फिलहाल। ठीक है, इसको फटाफट आगे कंप्लीट करना है हमें। अब अपन को लिमिटेशन जो है बोर मॉडल के, इस बोर मॉडल के एक लिमिटेशन में क्या आ रहा है कि ये हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। तो पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि भाई ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है क्या। फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट मॉडल होता है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइजेनबर्ग का ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, उसके बाद में अपन देखेंगे जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल उसे समझेंगे। तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है उसको समझते हैं। देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा ही मजेदार है ना। इस पे जितना सोचा जाए उतना कम है इस प्रिंसिपल पर। ऐसा ये प्रिंसिपल है, जितना सोचा जाए उतना कम है। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बड़ा ही रोचक इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है, देखो जो टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस या एटम, इनके लिए वो क्या बोलता है कि ये जो पार्टिकल है ये इतने ज्यादा स्मॉल है कि जब आप इनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करोगे ना, ये बहुत ज्यादा स्मॉल टाइनी पार्टिकल है। आप जब इसको ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करने का मतलब क्या, आप उसकी पोजीशन पता लगाना चाहोगे, आप उसकी वेलोसिटी पता लगाना चाहोगे। तो मान लीजिए आप इसको ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ऑब्जर्व करना चाहते हो। तो ऑब्जर्व करना चाहते हो तो ऑब्जर्व करने वाले की आंख मैंने यहां पर रख दी, ये अब इस पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा है कोई व्यक्ति। अब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी टाइनी पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करने के लिए वो सीधा तो ऐसे दिख नहीं जाएगा, दिख जाएगा क्या। जैसे मान लो मैं आपको देखना चाहता हूं तो आपको के ऊपर क्या डालनी पड़ेगी, लाइट डालनी पड़ेगी। लाइट डालेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होके मेरी आंखों तक पहुंचेगी, होगा ना ऐसा। यानी कि इस पार्टिकल को अगर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एनर्जी का, इसके ऊपर एनर्जी को इम्पैक्ट इम्पार्ट करना ही पड़ेगा, कोई ना कोई एनर्जी भेजनी पड़ेगी। उस एनर्जी, वो एनर्जी इंटरेक्ट होगी, इंटरेक्ट होकर हमारी आंखों तक जब एनर्जी वो पहुंचेगी तब कोई ऑब्जर्वेशन अपन देख पाएंगे या देख नहीं पाएंगे, बताओ। ये एनर्जी इससे इंटरेक्ट होगी, इंटरेक्ट होने के बाद में हमारे पास क्या है, पहुंचेगी, तब अपन क्या करेंगे, इसे देख पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। समझ में आई अब ये प्रिंसिपल। हम क्या देंगे, कोई एनर्जी देंगे, मान लो लाइट देंगे। लाइट को किससे डिनोट कर सकते हैं, कोई फोटोन्स देंगे। फोटोन्स भेजा, फोटोन ने इस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट किया, इंटरेक्ट करने के बाद में हमारी आंख तक पहुंचा। ये प्रक्रिया होगी नहीं होगी। अब इस प्रक्रिया में देखो ध्यान से समझना, मान लीजिए इस प्रक्रिया में जब फोटोन ने इंटरेक्ट नहीं किया, जब फोटोन ने क्या नहीं किया, इस पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं किया, उस समय इसकी पोजीशन मान लो x1 है, उस वक्त पोजीशन क्या है, x1। अब फोटोन ने इसको हिट कर दिया और हिट करके अपनी आंख तक पहुंचा। उस दौरान यही जो पार्टिकल है हमारा, ये जो हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्योंकि फोटोन ने इसको हिट कर दिया, टक्कर मार दी, तो ये पार्टिकल क्या अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा ना। तो इसकी पोजीशन में क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो मान लो पोजीशन क्या हो गई, x2। तो इसकी पोजीशन में क्या हो गई, अनसर्टेनिटी आ गई। क्या आ गई, अनसर्टेनिटी। इस अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं, डेल्टा एक्स। ये डेल्टा एक्स क्या हो गया, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। भाई पार्टिकल हिट हुआ, अपन पार्टिकल क्यों भेज रहे हैं फोटोन का, ताकि हम उसकी पोजीशन पता लगाना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही पार्टिकल हिट होके अपनी आंख तक पहुंचेगा, उस दौरान उस पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि वो x1 पे है, लेकिन वो एक्चुअल में किस पे है, x2 पे। तो हमारे मेजरमेंट में एरर आई या नहीं आई, अनसर्टेनिटी आई या नहीं आई। इसी अनसर्टेनिटी को क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। आई बस में। एक और बात, मान लीजिए उस पहले इसकी वेलोसिटी कोई v1 थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, कोई v2। क्योंकि पार्टिकल जब हिट करेगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स तो कहलाता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और यहाँ पे जो v2 माइनस v1 होगा, जो वेलोसिटी में चेंज आएगा, ये हो जाएगा डेल्टा v। इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी
इन स्पीड या फिर वेलोसिटी। ये क्या हो गई, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा वी। डेल्टा वी जो है ये हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। समझ में आया बात, है ना। और यहां पर एक और टर्म डिफाइन कर देते हैं, डेल्टा पी, जो हो जाएगा मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। इसको बोलेंगे अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, अनसर्टेनिटी टेनिटी इन मोमेंटम। डेल्टा पी क्या है, जो कि क्या हो गया, मास इनटू डेल्टा वी, मास इनटू डेल्टा वी, ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। समझ में आया बात। तो आप फोटोन जब इंटरेक्ट कराओगे, आप जब कोई एनर्जी का इंटरेक्शन कराओगे उस टाइनी पार्टिकल के साथ, जैसे अभी हमारे साथ लाइट इंटरेक्ट कर रही है, तो उस लाइट से ऐसा नहीं है कि मैं हिल जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं मैक्रोस्कोपिक हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। जो फोटोन लाइट से आ रहे हैं मेरे ऊपर, उनसे मेरा साइज क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए वो मुझे कोई प्रभावित कुछ ही तरह से नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन मैं अगर उस फोटोन के साइज का ही मैं खुद होता, तो वो मुझे मेरे टक्कर करता या कुछ करता, तो मेरे को क्या होता, मैं तिलमिला जाता ना, मेरे डिस्टर्बेंस आता, तो मेरी पोजीशन भी डिस्टर्ब हो जाती और मेरी वेलोसिटी भी डिस्टर्ब हो जाती। तो ऑब्जर्वर जो पोजीशन और वेलोसिटी देगा वो क्या हो जाएगी, एररफुल हो जाएगी। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स तो हो गया चेंज इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा वी हो गया अनसर्टेन इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी को जब मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए उसकी पोजीशन और वेलोसिटी को एक्यूरेटली निकालना इम्पॉसिबल है। दोनों को एक साथ एक्यूरेटली निकालना क्या है, इम्पॉसिबल है, उसको निकाल नहीं सकते। तो ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल to calculate position and velocity of microscopic particle, है ना, simultaneously with utmost accuracy, velocity of microscopic particle साइमल्टेनियसली हम पोजीशन और वेलोसिटी जो है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की, वो एक्यूरेटली, इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट पोजीशन वेलोसिटी ऑफ विद एटमोस्ट एक्यूरेसी, एटमोस्ट एक्यूरेसी। अगर हम पोजीशन को एक्यूरेटली निकालना चाहेंगे तो हमारी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, अगर वेलोसिटी को एक्यूरेटली निकालना चाहेंगे तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात। तो यहां पर हाइजेनबर्ग ने एक फॉर्मूला दिया कि ये जो डेल्टा एक्स है और डेल्टा पी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है h अपॉन 4 पाई के। जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मल्टीपलाई होगा वो h अपॉन 4 पाई के हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, यानी कि इतनी तो अनसर्टेनिटी हमेशा होगी होगी। अब आपका डेल्टा एक्स अगर बढ़ता है तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, कम, है ना। ये अनसर्टेनिटी इसकी कम, ये बढ़ेगी तो ये कम हो जाएगी, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या है, h अपॉन 4 पाई के या तो बराबर या उससे ज्यादा है। ये हाइजेनबर्ग फॉर्मूला है, ठीक है। ये अनसर्टेनिटी फॉर्मूला कहलाता है, इसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी फॉर्मूला, अनसर्टेनिटी फॉर्मूला, ठीक है, अनसर्टेनिटी फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालना, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला, इम्पॉसिबल, पता ही नहीं लगा सकते कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ है। लेकिन हमारे बोहर के मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस कितनी बताई, 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो बोहर ने तो एग्जैक्ट पोजीशन बता दी ना इलेक्ट्रॉन की, कि फर्स्ट में यहाँ पे होगी, सेकंड में। तो वो क्या कर रहा है, हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का वायलेशन नहीं है ना। उसने तो परफेक्ट बाउंड्री बता दी ना कि एटम की ये फर्स्ट रेडियस है, सेकंड रेडियस है, बोहर रेडियस है, ऐसे बताया था। तो ये तो हाइजेनबर्ग के अनुसार पॉसिबल ही नहीं है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसकी फिक्स बाउंड्रीज होती हो। इलेक्ट्रॉन ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह कंटिन्यूअसली फैला हुआ एक
बादल जैसा है, एक क्लाउड जैसा एग्जिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन। हाँ हाँ, तो जो बोहर ने बताया वो गलत है एक तरह से, क्योंकि हाइजेनबर्ग क्या बता रहे हैं, अपने हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसकी मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली साइमल्टेनियसली एक्यूरेट निकालना इम्पॉसिबल है। तो इलेक्ट्रॉन की बाउंड्री कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ये बता पाना संभव नहीं है ना। ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। समझ में आया? तो इलेक्ट्रॉन के लिए डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो मल्टीप्लाइकेशन है हमेशा एच अपॉन 4 पाई से ज्यादा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आई बात? नोट कर लिया तो इसका न्यूमेरिकल लेते हैं कोई। अच्छा, ये जो एच अपॉन 4 पाई है ना, जो एच अपॉन 4 पाई, इस देखो मॉडिफिकेशन भी है इस फॉर्मूले के कई। जैसे डेल्टा एक्स है, डेल्टा पी है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं एच अपॉन 2 पाई इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो एच अपॉन 4 पाई है, एच अपॉन 2 पाई है ना, इसको एच हैश बोला जाता है। यहाँ पे एच अपॉन 2 पाई को क्या बोल देते हैं? इक्वल टू बोल देते हैं एच हैश। क्या बोलते हैं इसको? एच हैश। तो यहाँ पे फॉर्मूले का मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच हैश डिवाइडेड बाय 2। एक मॉडिफिकेशन ये भी आ जाता है फॉर्मूले का। एक वर्जन ये बन जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किसके? एच हैश डिवाइडेड बाय 2 के। और देखो डेल्टा पी जो है वो क्या होता है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का मास इंटू इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेल्टा पी हो जाएगा। तो उसकी वैल्यू रखते हो तो डेल्टा एक्स इंटू एम टाइम्स एम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच हैश डिवाइडेड बाई 2। या फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का एक्सप्रेशन बनेगा एच हैश डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया बात? अब देखो किसी भी, अगर मान लीजिए मास बहुत ज्यादा हो, इफ मास जो है जैसे इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा होता, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होता? उतना ही कम होता। लेकिन अगर मास बहुत ज्यादा कम है, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनका मास क्या होता है? बहुत कम। तो उसके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मैक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं, बड़े जो पार्टिकल होते हैं, जैसे अपन, अपने लिए तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। अपना मास तो क्या है? बहुत ज्यादा है। अपन मान लो 60 किलो के हैं, तो एच जो प्लांक कांस्टेंट है वो कितना होता है? 10⁻⁻³ होता है ना। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। तो अपने लिए तो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? बहुत ही कम होता है, जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं। तो यहां पे अगर मैक्रो के लिए देखें, फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज क्या होती है? जो बहुत ज्यादा लार्ज होती है, उनके लिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी क्या होता है? ऑलमोस्ट 0 हो जाता है ना। उनके लिए कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होता ये। लेकिन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए ये क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट हो जाएगा। उनके लिए ये मायने रखता है, उनके लिए ये सिग्निफिकेंट होता है, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए। ठीक है। सवाल करें इस फॉर्मूले पे बेस अनसर्टेनिटी पे। हम्म देखो इस पे सवाल करते हैं। सवाल क्या है कि एक गोल्फ बॉल है, क्वेश्चन है, एक गोल्फ बॉल 40 ग्राम मास है, ठीक है, हैव वेलोसिटी, वेलोसिटी इक्वल टू, इसकी जो वेलोसिटी, गोल्फ बॉल तो बड़ी होगी ना, उसके लिए कोई सवाल कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी है 45 मीटर पर सेकेंड, 45 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड कैन बी measured with
2% accuracy calculate uncertainty in its position, uncertainty in its position। और मिनिमम अनसर्टेनिटी, देखो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, अपन को मिनिमम अनसर्टेनिटी इसके पोजीशन में पता लगानी है। तो देखो ये हाइजेनबर्ग का फॉर्मूला कैसे काम करता है ऐसे सवाल को करने के लिए। कैसे काम करेगा, फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई टाइम्स क्या हो जाएगा, मास ऑफ दैट बॉडी। ये फॉर्मूला है या नहीं बताओ। अपन को डेल्टा वी देखना है, डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी की वैल्यू, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 दे रखा है अपन को 2। क्या डेल्टा वी अपॉन वी की वैल्यू इंटू 100 क्या दे रखी है, 2% दे रखी है ना। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई वेलोसिटी इंटू 100 कितना दे रखा है, 2% दे रखा है। तो अपन को क्या दे रखा है, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 दे रखा है 2% दे रखा है ना वेलोसिटी में एक्यूरेसी। तो यानी कि डेल्टा वी की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी हो जाएगा 2/100 इंटू वी, वी कितना हो गया, कितना है 45। तो ये कितना हो जाएगा 90/100। तो डेल्टा वी की देखो वैल्यू कितनी आ गई, 0.9 मीटर पर सेकेंड। क्या डेल्टा वी आया नहीं आया, पहले समझ में आया बात। अब डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा एच, एच का वैल्यू कितना हो गया 6.36, 6 पॉइंट कितना 63 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पाई, पाई को लिख देंगे 3.14, पाई को क्या लिख सकते हैं 3.14 लिख दिया, इंटू मास कितना है 40 ग्राम, 40 को किलो में बदलोगे तो 10⁻³ का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, इंटू डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा वी मल्टीप्लाई में था उसको भी नीचे डिवाइड कर देंगे तो वो कितना हो गया 0.9 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं सीधा कैलकुलेशन की वैल्यू बता देता हूँ, ये वैल्यू आएगी 1.46 इंटू 10⁻⁻, माइनस में 33 मीटर। इतना हमारा अनसर्टेनिटी, मतलब अनसर्टेनिटी जो होगा वो इससे ज्यादा ही होगा, जो हमारा अनसर्टेनिटी होगा वो इससे तो ज्यादा ही होगा, यानी कि जो डेल्टा एक्स है मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी, मिनिमम, उसके लिए अपन क्या लगा देंगे इक्वल टू 1.46 इंटू 10⁻⁻, मीटर। अब देखो ये बॉडी, गोल्फ की जो बॉल है वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है या मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक है ना, काफी बड़ी है, 40 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो गया। अनसर्टेनिटी कितनी आ रही है, उसकी पावर कितनी है, -33, -33 इज ऑलमोस्ट लाइक 0, -33 है ना, 1 मीटर हो गया, फिर 10⁻⁻², 1 सेंटीमीटर देखो इतना होता है, -2 पावर इतनी हो जाती है, तो -4, -6, -8, माइनस में 33 तो बहुत ज्यादा टाइनी, बहुत छोटा है, तो वो क्या हो जाता है, नॉन सिग्निफिकेंट है ये। तो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट, ये इसको ब्रैकेट में लिख देना, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं है ना, है लेकिन इतना सिग्निफिकेंट नहीं है हमारे मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक सवाल और करते देखो, नोट कर लिया, देखो एक सवाल, सवाल क्या है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज ट्वाइस ऑफ, ट्वाइस ऑफ मोमेंटम, ट्वाइस ऑफ अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ठीक है।
अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज, तो वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी का ऑप्शन दे रखा है, ए इज इक्वल टू 1/m रूट में h/पाई। ऑप्शन बी दे रखा है 1/2m रूट में h/पाई। ऑप्शन सी दे रखा है 1/2m रूट में h/2पाई। ऑप्शन डी दे रखा है h/4πm। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। हमें क्या दे रखा है कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, यानी कि डेल्टा एक्स जो है ना, किसका दे रखा है, ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी दे रखा है ना। तो आपको पता लगाना है कि डेल्टा वी की वैल्यू क्या होगी। जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू वगैरह पुट करके चेक करके देखो क्या आता है। है बी आ रहा है, चेक करें। देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, h/4 पाई। डेल्टा एक्स की जगह रख देता हूं मैं ट्वाइस ऑफ डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो डेल्टा पी का स्क्वायर जो है इसको बराबर कर देता हूं, मान लो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला एक बार हटा देते हैं तो हो जाएगा h/8 पाई। क्या होएगा, नहीं होएगा। यानी कि डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी रूट में h/8 पाई। डेल्टा पी कितना आया रूट में h/8 पाई। 8 का एक तो 2 अंदर रखता हूं, एक 4 बाहर ले लेता हूं, तो डेल्टा पी देखो अपने पास क्या आ जाएगा, रूट में h/2 पाई रख देता हूं, 4 को बाहर ले लिया तो वो कितना हो गया 2, 1/2 इंटू रूट में h/2 पाई। डेल्टा पी को क्या लिख सकते हैं, मास इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट में h/2 पाई। इस m का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा 1/2m रूट में h/2 पाई। बताओ कौन सा आंसर है। हाँ? अच्छा वो 2 पाई नहीं है, वो 2m है, यहाँ पे 2 पाई ना करके सो 2m लिख देना। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1/2m रूट में h/2 पाई। ऐसे इस तरह के कुछ सवालों को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में इतनी जानकारी होनी चाहिए, है ना। एक सवाल और ले सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे मान लो दे रखा हो क्वेश्चन करें एक इलेक्ट्रॉन के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो बताओ उसके वेलोसिटी में मिनिमम अनसर्टेनिटी कितनी होगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी जो पोजीशन को मेजर जब करते हैं तो उसकी जो अनसर्टेनिटी कितनी है, 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो उसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी होगी बताओ। हम्म, बताओ फॉर्मूला दे रखा है, क्या हो गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m।
बस ये फॉर्मूला है। डेल्टा एक्स दे दिया, डेल्टा वी निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻ में 31 kg। डेल्टा एक्स दे दिया 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो डेल्टा एक्स क्या हो गया 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग कितना हो जाता है 10⁻⁻10 मीटर। सब कुछ दे दिया है। एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34। तो इससे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। आ जाएगी ना। तुम अगर साथ देने का वादा करो। बताओ। है ना, आसान है सवाल। देखो फॉर्मूले में रखना है, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, पर अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट अपन को कर लेना है। तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा H/4/m इंटू डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, आंसर आ जाएगा। डेल्टा वी निकालना है, एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻⁻34, 4 इंटू 3.14, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और डेल्टा एक्स दे रखा है 0.1 इंटू 10⁻⁻10। तो यहाँ से जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ। देखो कैलकुलेशन थोड़ी अजीब सी हो जाएगी। ये हो जाएगी 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इतनी अनसर्टेनिटी हमारा एज ए आंसर आ जाएगी इस सवाल में। तो बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी आ गई, आई है नहीं आई बताओ। कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड की, नहीं बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। जबकि हमारी डेल्टा एक्स कितनी है 0.1 आर्मस्ट्रॉन्ग की है, उतने में वेलोसिटी में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बाय हाइजेनबर्ग, है ना। कि आप अगर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एक्यूरेसी से निकालने की कोशिश किया तो उसका वेलोसिटी गड़बड़ हो जाएगा, मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा। अगर मोमेंटम को एक्यूरेसी से निकालने का कोशिश किया तो पोजीशन में गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े। तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है जो कि बोहर के मॉडल को वायलेट करता है। बोहर का मॉडल जैसा कि जिसने बताया कि उसने तो बताया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस ऑर्बिट में इतनी, इस ऑर्बिट में इतनी, इस ऑर्बिट में इतनी बताई थी उसने। वेलोसिटी का फॉर्मूला दे दिया 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड इंटू n/z, z/n दिया था ना। उसने रेडियस का फॉर्मूला दे दिया, एग्जैक्ट पोजीशन बता दी 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग n²/z बताया ना। तो वो फॉर्मूले क्या है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के अनुसार ठीक नहीं है। हालांकि ये फॉर्मूले हाइड्रोजन जैसे स्पीशीज के लिए ठीक ठाक काम करते हैं, लेकिन जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, इनके लिए काम नहीं करती। पीरियोडिक टेबल में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं तो उनके लिए काम नहीं करता ये एटॉमिक मॉडल। तो इस एटॉमिक मॉडल को इंप्रूव करने के लिए जो नेक्स्ट मॉडल आया वो कौन सा है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये सामने आया, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसने हमें एटम्स को एक अलग ही लेवल में समझाया, एक अलग ही पहचान दी एटम्स को समझने की। ये मॉडल जो है बड़ा ही क्या बोले इसको, मिस्टीरियस मॉडल। आज भी ये मॉडल क्या है, इंप्रूव हो रहा है ना। इस मॉडल में कुछ बातें जो एकदम बेसिक मान लिया गया कि भाई ये तो मान के चलो ये तो है ही, और इस मॉडल को पढ़ा जाता है। आज भी ये कंटिन्यूसली इंप्रूव हो रहा है ना, इसमें और सारी चीजें ऐड हो रही है ना। ऐसा नहीं है कि हम बार बार नया नया मॉडल कोई दे रहे हैं। बोहर तक दिया गया क्योंकि वो एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन थी।
बोर से पहले रदरफोर्ड का, क्योंकि वो भी एक इंडिविजुअल साइंटिस्ट का पूरा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है किसी एक सिंगल साइंटिस्ट का यहाँ पे नाम नहीं आता। तो इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था, आज भी कंट्रीब्यूशन हो रहा है कंटिन्यूसली। हम एटम की स्ट्रक्चर को आज भी समझ रहे हैं, जो किसके अंदर आती है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर ही आती है ना। तो ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग मॉडल है, कंटिन्यूसली इसमें क्या हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। अब कोई अपन नया मॉडल किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं दे रहे हैं। तो इस मॉडल में पहली बात तो डेवलप्ड बाय मैनी साइंटिस्ट, डेवलप्ड बाय मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इसमें सहयोग किया है। जो मेजर नाम आते हैं ना, देखो किस किस के आते हैं। एक तो आता है श्रोडिंगर, श्रोडिंगर जिसने बड़ी अजीबोगरीब इक्वेशन दी। एक नाम आता है हीजेनबर्ग, हीजेनबर्ग का, है ना। इसमें नाम आता है मैक्सवेल का भी इवन। तो इसमें बहुत सारे नाम आते हैं, फर्दर और भी नाम आते जाते हैं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने इस पे काम किया है। तो डेवलप्ड बाय मैनी साइंटिस्ट, और प्लस दूसरा पॉइंट क्या है इसका, कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है और भी हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिंग, कंटिन्यूसली डेवलपिंग। ये अभी भी और इवॉल्व हो रहा है, डेवलप होता जा रहा है ना। अब ये जो क्वांटम है वर्ड, इस क्वांटम वर्ड को समझते हैं। ये क्वांटम वर्ड क्या है, क्वांटम जो वर्ड है, देखो इसको समझते हैं। इसको समझ गए तो इस मॉडल के बारे में अपन एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे। देखो एक साइंटिस्ट हुए थे रिचर्ड फेनमैन। कौन हुए थे, रिचर्ड फेनमैन, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की। समझा नहीं है आज तक किसी ने क्वांटम मैकेनिक्स है क्या। उन्होंने एक बात बोली थी बड़ी प्यारी, है ना, रिचर्ड फेनमैन में, कि इफ यू थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग क्वांटम मैकेनिक्स, एक्चुअली यू आर नॉट, बट इफ यू थिंक यू आर नॉट गेटिंग क्वांटम मैकेनिक्स, यू आर ऑन ए राइट पाथ। समझ रहे बात को, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कंफ्यूजिंग नहीं है, कंफ्यूजिंग है ना। आप इसकी गहराई में जितना जाना उतरना चाहो उतर सकते हो, इतना ज्यादा सोचना चाहो सोच सकते हो। क्वांटम मैकेनिक्स में जितना ज्यादा चीजों की गहराई में जाना चाहते हो आप जा सकते हो। आपको एक स्टेज पे ऐसा आके लगेगा कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। जो साइंटिस्ट है रिचर्ड फेनमैन, वो कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, यू आर ऑन ए राइट पाथ। लेकिन आपको लग रहा है नहीं आप समझ गए, यू लॉस्ट द मोमेंटम, यू आर एक्चुअली फूल्ड बाय नेचर। आप प्रकृति के द्वारा मूर्ख बनाए जा रहे हो, ऐसा साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, है ना। तो इतना कंफ्यूजिंग मॉडल है। तो इसके लिए अपन क्या करें, क्या पीएचडी कर लें इसको समझने के लिए? नहीं, अपन क्या करेंगे कि अपने को जितना अभी जरूरत है, जिससे अपन हमारे एकेडमिक्स में कुछ एड ऑन कर सके नॉलेज का, है ना, उसके अकॉर्डिंग अपन इसको पढ़ लेंगे। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में क्वांटम वर्ड जो है ना, क्वांटम वर्ड का सबसे पहले मतलब देखो, क्वांटम वर्ड जो है वो आया हुआ है क्वांटो से। किससे? क्वांटो। क्वांटो वर्ड का मतलब क्या है? टुकड़ा। क्या मतलब होता है? टुकड़ा या पीस। क्वांटो वर्ड का मतलब होता है टुकड़ा या पीस। छोटा टाइनी अगर टुकड़ा होता है ना, जैसे चीजों को अगर अपन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर तोड़ दें, पीसेस में, तो इन सभी को क्या बोलते हैं अपन? ऐसे क्वांटो बोलते हैं। ये क्वांटो होता है, स्मॉलेस्ट पीस, स्मॉलेस्ट पीस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का छोटे से छोटा जो टुकड़ा होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्वांटो बोलते हैं। छोटे से छोटा जो पीस पॉसिबल इस दुनिया में, वो क्या कहलाता है? क्वांटो। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या है? हम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को छोटे से छोटे टुकड़ों में तोड़ते जाते हैं, और उन छोटे छोटे टाइनी टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को जो डिस्क्राइब करने वाला मॉडल है, वही क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। तो इस मॉडल में क्या होता है? इन दिस मॉडल एवरी सिंगल पीस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड एज ए क्वांटो, है ना। और यही मॉडल क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम करते हैं कि एवरी सिंगल पीस ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या करते हैं?
every single piece of energy associated with electron is defined है ना in quantum mechanical model। हम इलेक्ट्रॉन से जुड़ी एनर्जी से एक भी जानकारी को हम क्या करते हैं, छोड़ते नहीं है, उसको एक लेयर दर लेयर, उसको परत दर परत इलेक्ट्रॉन से जुड़ी जानकारी को हम क्वांटम में डिफाइन करते रहते हैं। यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेसिक फंडामेंटल है ना, यही क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का बेसिक फंडामेंटल है कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हर जानकारी को आप क्या करो, छोटे छोटे पीसेज में डिस्क्राइब कर दो, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है ना। जैसे मान लो मैं इस कमरे में हूं अभी, तो हमारी बिल्डिंग 6 फ्लोर की है, 6 फ्लोर की सेकंड फ्लोर की एक पर्टिकुलर क्लास में मैं यहाँ पे कहीं खड़ा हूँ, है ना। तो पहले क्या है, बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर का क्लासरूम C1 के अंदर मैं स्टेज पे खड़ा हूँ। तो कितनी जानकारी होगी मेरे बारे में, 3-4 लेयर में जानकारी होगी ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या करते हैं, ये सारी जानकारियां लेयर दर लेयर डिफाइन करते हैं, उससे जुड़ी पोजीशन और एनर्जी की जानकारियां जो है वो लेयर दर लेयर क्वांटम में डिफाइन करते हैं। और वो जो डिफाइन करने के लिए हमें जो जानकारी होती है उसके लिए हम कुछ नंबर्स डिफाइन करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। क्या बोलते हैं उनको, क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स कहाँ से आए, श्रोडिंगर की इक्वेशन थी, उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस में भी इनका जिक्र है, प्लस ये कुछ एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशंस थे उन ऑब्जर्वेशंस को राइट प्रूव करने के लिए भी इन नंबरों को दिया जाता है। तो अपन आगे श्रोडिंगर की इक्वेशन भी पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके।